सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और हुकूमत अब अपने आखिरी चंद लम्हात गुजार रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसा कि ऐलान कर चुके हैं कि वो अब से कुछ ही देर में समरी सदर मुमलिकत को भिजवा देंगे और फिर हुकूमती मुद्दत या तो आज रात 12 बजे और अगर सदर ने दस्तखत करने में थोड़ी ताख़ीर की तो अगले चंद घंटों में ये तहलील हो जाएगी, ये मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। और कल एक बड़ी अहम मुलाकात वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर राजा रियाज से होगी, जिसमें कि वज़ीर आज़म अपने 3 नाम और राजा रियाज अपने 3 नाम लेकर बैठेंगे और फैसला होगा कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। हुकूमती ज़राए से जो कुछ खबरें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक कि हफीज़ शेख का नाम बड़ा फेवरेट है, चूंकि ये वो नाम है जो कि इस वक्त दोनों की लिस्ट में मौजूद है। यानी राजा रियाज भी जो 3 नाम लेकर आएंगे उसमें हफीज़ शेख का नाम शामिल होगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लिस्ट में भी ये नाम शामिल है। जबकि बकिया जो 2 नाम सामने आ रहे हैं उसमें जलील अब्बास जिलानी साहब भी एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन चूंकि हफीज़ शेख का नाम दोनों लिस्ट में मौजूद है तो इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो ही पाकिस्तान के आने वाले निगरान वज़ीर आज़म। अब इस सिलसिले में जब हफीज़ शेख साहब से रब्ता किया गया, उनके ख़ानदानी ज़राए से रब्ता किया गया तो वहाँ से कुछ खबरें ऐसी मिली कि अपनी तरजीहात भी इस वक्त हफीज़ शेख साहब ने तय कर ली हैं और वो सबसे पहला काम जो करेंगे मईशत की बेहतरी के लिए कुछ इक़दाम उठाना चाहते हैं। फिर उनकी जो दूसरी तरजीह है वो है महंगाई में कमी, ताकि एक आम आदमी पर इस वक्त पाकिस्तान में जो बोझ है उसको कम किया जा सके। और फिर उनकी जो आखिरी लास्ट एंड फाइनल तरजीहात में शामिल है वो पॉइंट है शफाफ इंतखाबात कराना, ताकि तमाम सियासी जमातें इस वक्त चाहे वो हुकूमत की हो या अपोजिशन की हो वो मुतमईन हो सके और आने वाले इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करें। लेकिन अब बात कितने अरसे में होंगे, कब तक आने वाला निगरान वज़ीर आज़म रहेगा और एज केयर टेकर मुल्क के मामलात को संभालेगा, नई हल्का बंदियाँ कब तक मुमकिन हो सकेंगी, नई मरदमशुमारी के तहत ये इलेक्शन होने जा रहे हैं तो कितना मजीद वक्त दरकार होगा, इसके कानूनी पहलू क्या है, इसके सियासी पहलू क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, गौस अहमद न्याजी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, जहांगीर खान जदून साहब माहिर कानून हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले जरा निसार खोड़ो साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अगर ये नाम सामने आता है हफीज़ शेख साहब का तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मुतमईन है, एग्री है या फिर उन्हें कोई हल्का फुल्का सा इख्तिलाफ है। तो खोड़ो साहब, अगर ये नाम आ जाता है हफीज़ शेख साहब का फाइनल होता है या लिस्ट में जो और दीगर नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं, जलील अब्बास जिलानी या इसहाक डार पर तो आप लोग का रिएक्शन पहले सामने आ चुका है, तो पीपल्स पार्टी मुतमईन है, क्या रिएक्शन होगा पीपल्स पार्टी का? तमाम मुशावरत आप लोगों से मुकम्मल हो चुकी है? देखें, ये लीडरशिप के बीच की बातें होती हैं और लीडरशिप हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, को चेयरमैन हमारे आसिफ अली खान जरदारी साहब हैं। इस तरह से नवाज शरीफ साहब कंसल्टेशन में होंगे शहबाज शरीफ के साथ और शहबाज शरीफ और अगर कॉमन नेम कोई आ जाता है तो कॉमन नेम आ जाएगा। हमने तो जमहूरियत की पट्टी पर वापस आना है, केयर टेकर हुकूमत उसका सिलसिला है और उसमें उन्होंने इलेक्शन करानी है उन्होंने इलेक्शन है और की और भी बनने की उसमें भी अगर बेहतरी ला सकते हैं तो वेलकम। और जो वजीर आजम है अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, एक्सपीरियंस होना चाहिए। सियासी वाबस्तगी तो वैसे तो हर एक शख्स के साथ होती है, कोई ना कोई शख्स कहीं ना कहीं जाके वोट देता है, ये सियासी वाबस्तगी ही कहलाती है। लेकिन अगर किसी पार्टी का ओहदेदार नहीं हो तो फिर उसको कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट समझा जाता है। इसी तरह से हफीज शेख साहब भी किसी पार्टी के ओहदेदार नहीं है और सलीम अब्बास जिलानी साहब का भी इसी तरह से आप उनको काउंट कर सकते हैं। इसहाक डार साहब की क्योंकि वो सिटिंग सेनेटर थे PMLN के, तो इसी तरह से फिर दूसरी तरफ से भी नाम ऐसा आ जाता कि जो सिटिंग सेनेटर हैं या कुछ इस तरह की बात, तो ये मसला आपस में मशवरे के साथ ही हल हो सकता है, तो हो जाएगा। और हमें तो सिर्फ ये है कि केयर टेकर आ जाए और तैयारी पकड़ी जाए कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हों। मर्दमशुमारी पर भी, अगर नई मर्दमशुमारी पर भी इलेक्शन होने तो इलेक्शन कमीशन दिन रात की मेहनत करके उसको कम अरसे में तैयार कर सकते हैं और कम ही अरसे में इलेक्शन भी हो जाए
और इलेक्टेड हुकूमत आ जाए जो मसाइल को और ज्यादा बेहतर अंदाज में हल कर सके। सही। तो हमारी तवक्को ये है, मैं खुश हूँ कि आज पाकिस्तान की असेंबली ने तीसरा टर्म पूरा किया। 18वीं तरमीम के बाद ये तीसरा टर्म है जो 5 साल रहा। बहुत सौ ने कोशिश की कि इसको डिस्टर्ब किया जाए, असेंबली के अरसे को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन हमने उनको नाकाम बनाया और असेंबली अपना टाइम पूरा करके अब जा रही है। इसी से ही इत्मीनान होता अवाम का। अवाम भी इसी से ही कहेंगे कि उनके वैल्यू है, उनके वोट की वैल्यू है कि वो 5 साल पूरा कर पाती है असेंबली। मैं इस बात पे मुतमैन हूँ कि ये 5 साल पूरे हुए और अब इलेक्शन में जा रहे हैं और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा। सही। तो खोर साहब, वजीर आजम के पास जो 3 नाम हैं जो वो अपोजिशन लीडर के सामने रखेंगे, जिसमें हफीज शेख साहब का भी नाम है, क्या इनमें कोई ऐसा नाम है जो पीपल्स पार्टी ने भी तजवीज किया और हफीज शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेटर बनने जा रहे थे, वो हार गए, नहीं बन सके, जिस तरह भी इसहाक डार साहब सिटिंग सेनेटर हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने कॉन्टेस्ट तो किया सेनेटर, तो आप समझते हैं कि वो बिल्कुल न्यूट्रली ये सारा कुछ कर सकेंगे? देखिए, वैसे न्यूट्रल की समझ में नहीं आई इस तरह से बात कि कोई ना कोई आदमी किसी न किसी को वोट तो देता है ना। चाहे अगर जिलानी साहब भी आए तो वो भी कहीं ना कहीं जाके वोट देंगे, हफीज भी देंगे, दूसरे भी दे सकते हैं। अक्ल मकदूर कोशिश करनी चाहिए कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कोई बंदा अगर आए तो वो मुनासिब है। हफीज शेख साहब को पीटीआई में कोई ओहदा नहीं मिला था, वो ओहदेदार नहीं थे, न उनको कोई ऑफर हुई थी। हाँ, सेनेटर के लिए उन्होंने नाम उन्होंने पेश किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। लेकिन सेनेटर बनने की बात तो नहीं हुई ना, सेनेटर तो नहीं बन सके। अब रही बात कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये लीडरशिप की बीच में बात है और मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बैठ के कह सकूं कि मेरा ये नाम है, मेरा वो नाम है। लीडरशिप अपना फैसला करके देती है और वो मुनासिब समझती है पाकिस्तान के हालात को। ठीक है, चलें, सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। समी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, जरा गौस अहमद न्याजी साहब से पहले उनका मैं इस पर मौक़िफ़ जान लूँ कि गौस साहब, ये हफीज़ शेख साहब तो वही हैं जो आपके बाद वज़ीर ख़जाना बने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, और उस दौर की मौशी पॉलिसियों पर बड़ी सख्त तनकीद आप लोग करते हैं कि मईशत का बहुत बुरा हाल उस हुकूमत ने कर दिया, फिगर्स स्टैट्स भी आप लोग शेयर करते हैं। तो फिर ये नाम क्यों निकल कर सामने आ रहा है निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर? आप लोग की चॉइस कैसे बन गए फिर, वो क्या इसकी बुनियादी वजह है? आप देखिए जी, इस पे कोई कहना कि जी ये हमारी तजवीज़ है या ये उनकी तजवीज़ हो तो आदिम साफ लेके चलना होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि तो बनाया जाए, क्योंकि फिर वही बात तो मतलब सारा मुल्क जो है वाले मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये फैसला इलेक्शन कमीशन के। अच्छा गौस साहब, आपकी इंतहाई माजरत, आपकी आवाज़ ज़रा सही तौर पर नहीं आ पा रही, आपको रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि आपकी आवाज़ समझ आ सके और आपका मौक़िफ़ भी आवाम तक जा सके, क्योंकि बड़ी अहम आप बात कर रहे हैं। और आप चलें, मैं आपसे दोबारा ये सवाल आपके सामने रखूंगा, आपको हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी आवाज़ आ सके। समी साहब, अगर शौकत हफीज़ शेख साहब का नाम जो इस वक्त सामने आ रहा है, उसके अलावा जलील अब्बास जिलानी साहब भी हैं और 1-2 नाम भी गर्दिश कर रहे हैं, तो अब अगर ये नाम सामने आता है, आप क्या समझते हैं पीडीएम ने इस नाम को खासतौर पर नून लीग ने क्यों पिक किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में वो वज़ीर ख़जाना रह चुके, उस दौर की मौशी पॉलिसियों पर तनकीद ये हुकूमत करती रही है? अरबाब, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इत्तेफाक हो गया है पीडीएम के बीच अभी, और ये मुलाकातों के सिलसिले चल रहे हैं, इनकी आपस बातचीत चल रही है। अभी तो कल राजा रियाज के साथ इसकी मीटिंग होगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी नाम पर अभी कंसेंसस नहीं है। जरदारी साहब तो जलील अब्बास साहब को शायद रखवाना चाह रहे होंगे और हफीज शेख साहब टेक्नोक्रेट हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की अगर हम माजी में उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो हमेशा मामलात को अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इनका जो अभी नाम आ रहे हैं इनमें किसी पर ये आमादा हो जाएंगे, और हो सकता है कि बात इलेक्शन कमीशन तक चली जाए और इनका आपस में एग्रीमेंट जो है वो ना हो सके। अच्छा। तो अभी लेट्स सी, अभी बहुत टाइम बाकी है। जब तक अनाउंस ना हो जाए, जब तक बाकायदा तौर पर सामने ना आ जाए, तब तक मुझे यही लगता है
कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है इनका कंसेंसस होना। बाकी आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है। हफीज शेख साहब वो शख्सियत हैं जिन पर मुस्लिम लीग नून बहुत तनकीद करती रही, उनकी पॉलिसीज पर तनकीद करती रही, बल्कि फिर हफीज शेख साहब को इन्होंने मिल के इलेक्शन हराया सेनेट का, और यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर बना के कायदे अवान इन्होंने सेनेट में बनाया। तो इसलिए बड़ा एक अजीब होगा अगर ये हफीज शेख को के नाम पर मान जाते हैं, तो फिर वही जो आपने सवाल किया है कि हफीज शेख साहब की पॉलिसीज को तो ये खुद रिजेक्ट करके कह चुके हैं कि वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, तो अब बतौर केयर टेकर वजीर आजम, जबकि टेन्योर भी उनका बज़ाहिर लग रहा है कि लंबा होगा, इलेक्शन को इतनी जल्दी होते हुए हमें नजर नहीं आ रहा है, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है आपस का, इनका आपस में इस बात में, और कोई वजन नहीं है इसमें, कोई लॉजिक नहीं है। तो ये वाकई एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इनके लिए। सही। अब जाहिर है कि तय होना ना होना वो तो बात की बात है समी साहब, कल मुलाकात में क्या होता है, लेकिन बहरहाल सोर्सेज से नाम निकलकर सामने आए कि लिस्ट में मौजूद है, और ये भी दावा है सोर्सेज का कि ये तो राजा रियाज की लिस्ट में मौजूद है। तो ये इतना अहम नाम इस वक्त कैसे बन गया? गौस अहमद न्याजी साहब, आप इस बारे में कुछ फरमा रहे थे, आपकी आवाज फिर डिस्कनेक्ट हो गई थी, जरा अपना पॉइंट आप मुकम्मल कर लीजिएगा। जी, मैं ये जो हमारी तरफ से जो 3 नाम अभी तो फाइनल नहीं हुए, एक हफीज शेख का नाम हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हम तो देखो ना, हमारी अपनी पॉलिसी है, हफीज शेख हमारा, मेरा ये ख्याल है कि हफीज शेख साहब ने हम जो पॉलिसी थी वो मुल्क की नुकसानदेह थी, लेकिन हमारे साथ 10-12 पार्टियां उनकी तरफ से हो सकता है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद फैसला इलेक्शन कमीशन के पास जाए और वहाँ जाके ये फैसला हो, क्योंकि इस पे 10-12 पार्टियां, हमने अपने इत्यादियों को राजी भी करना है, और हमारा ये भी प्रोग्राम है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, पाकिस्तान के अवाम ने हमें अगर मैंडेट दिया तो हम तमाम को साथ लेके चलेंगे, तमाम सियासी पार्टियों को, और किसी जो भी हमारे साथ चलना चाहेगा, क्योंकि हमारे मुल्क के जैसे हालात हैं तो उसमें तो तमाम सियासी पार्टी को, तमाम स्टेक होल्डर को इकट्ठा चलना पड़ेगा 2-3 साल, उसके बाद जाके कई मईशत हमारी जो है उस बेहतर होगी, और फिर हमारा मुल्क तरक्की की राह पे गामजन होगा। तो हफीज शेख हमारी प्रायोरिटी नहीं। अच्छा, 2 बड़ी अहम बातें आपने की कि हफीज शेख साहब आपकी प्रायोरिटी नहीं है, और अभी इत्तेहादियों को आपको राजी करना है। तो आज 9 अगस्त को तो असेंबलियां तहलील करने का ऐलान प्राइम मिनिस्टर कर चुके थे, अभी तक आपके इत्तेहादी राजी नहीं है, और फिर हफीज शेख साहब प्रायोरिटी नहीं है, तो प्रायोरिटी कौन है आपकी? देखो, वो फिर 12 ये हफीज शेख साहब नहीं हो सकते, ये हो सकता है पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने बड़ा काम किया है, उनके वजीर खजाना भी रहे हैं, तो उनकी शायद नाम गया हो, और मुझे तो अभी इतना भी श्योर नहीं है कि हमारी तरफ से उसका नाम प्रपोज किया गया है, क्योंकि तो अभी हवाई बातें हैं, उस पर कोई मीटिंग नहीं हुई है। जब मीटिंग होगी तो उस पर तय होगा कि किस किस के नाम फाइनल हुए हैं, फिर सारे स्पेकुलेशन हैं कि ये सारा। पर हफीज शेख का यहाँ मुल्क में आना ये एक चीज, मीटिंग तो अभी ऑपोजिशन लीडर से नहीं हुई, हुकूमत की अपनी जमातों के दरमियान, तमाम इत्तेहादियों के दरमियान तो मीटिंग हो चुकी है ना, वहां तो ये मीटिंग हुई, लेकिन 3 नाम पे जो इत्तेफाक हुआ है वो उस पे हफीज शेख है कि नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे ख्याल में शायद नाम कोई और पार्टी दे सकती है, हमारी पार्टी नहीं दे सकती, क्योंकि अच्छी जो पॉलिसियां पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। हमारा अपना एक व्यू है, पीपल्स पार्टी का अपना भी हो सकता है, उनके फेवर में हो सकता है, JUI बहुत सारी पार्टियां उसमें, तो हमारी ये चाहे हफीज शेख प्रायोरिटी नहीं है। तो इस पे आप देखो आखिर पे क्या फैसला होता है, और मुझे लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन के पास है वही पॉइंट के, जिस तरह पंजाब में हुआ था, पंजाब के गवर्नर जो नकवी साहब हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया था, और वो उनके पास जाएगा, शायद वो फंड करे। हम तो चाहते हैं इलेक्शन कमीशन जरा पावरफुल बने, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ एक इलेक्शन में जाएं, अच्छे माहौल में जाएं, तमाम पार्टी को इस पे। अब इलेक्शन कमीशन में अगर मामला जाता है तो फिर ये कितनी तवालत इख्तियार कर सकता है, जरा जहांगीर खान जदून साहब से जानते हैं। जहांगीर साहब, ये क्यों इतनी ताखीर हो रही है इस बार? बहुत सारे मुकम्मल तौर पर राजदारी में रखा जा रहा है, सारे नामों को जो डिस्कशन हो रही है वो भी कोई निकल कर इतनी ज़्यादा सामने नहीं आ रही, अनाउंस उसको नहीं किया जा रहा। अब अगर मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता है तो फिर ये कितना वक्त लगेगा, कितने दिन लग जाएंगे, और फिर इलेक्शन कमीशन किसके मुताबिक काम करेगा, क्या लग रहा है आपको? देखें आप, ये तो समझ नहीं आ रही कि क्यों इतना इसको अनसर्टेन और स्पेकुलेशन क्रिएट किए ना, क्योंकि जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है उसमें यही है कि जब असम्बली डिसोल्यूशन करीब हो तो फिर इसमें एक पार्लियामानी कमेटी जो है बनती है, उसमें अपोजिशन और जो ट्रेजरी होती है प्राइम मिनिस्टर को मिल के 3-3 नाम देते हैं। जब उनका पैनल आता है तो उसमें उनका अगर आपस में किसी एक बंदे पर इतफाक ना हो तो वो मसला फिर जो है इलेक्शन कमीशन को चला जाता है। तो इलेक्शन कमीशन जो है फिर अपनी मर्जी, इस तरह आपके सामने पंजाब की एग्जांपल है, और KP में उनका इतफाक हो गया तो चीफ मिनिस्टर बन गए,
तो इसमें अगर इनका आपस में इतफाक नहीं होता तो इतफाक इस तरह की वो स्ट्रांग अपोजिशन तो नहीं है कि बिल्कुल अगर पीटीआई के बस ने हो सकता है राजा रियाज साहब का और अपना शहबाज शरीफ साहब का इतफाक हो जाए। राजा रियाज साहब उस तरह की मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रांग अपोजिशन नहीं मानेंगे कि ये वाला नाम मैं नहीं मानता। कुछ सियासी हल्के तो ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात तो महज एक फॉर्मेलिटी की हद तक ही रहेगी। बिल्कुल हो सकता है और बिल्कुल, और राजा रियाज साहब कोई रेजिस्टेंस नहीं शो करेंगे जो नाम भी शहबाज शरीफ साहब प्रपोज करेंगे उसमें। नहीं बिल्कुल यही बात है, ये दोनों अब मिलकर मेरे ख्याल में कोई कंसेंसस हो जाएगा। मेरे ख्याल में ओपनली इनको अनाउंस कर देना चाहिए कि ये हमारा कंसेंसस दोनों का कैंडिडेट है। ये तो आज हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो कल हो जाना चाहिए। इस तरह अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, स्पेकुलेशन बढ़ रही है। कोई कहता है इसका ये मसला है, कोई कहता है इसका ये मसला है, IMF का बंदा है, ये फलाने का बंदा है। जो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आता है तो पीछे से जो बैकअप है उनका भी होगा कुछ ना कुछ इशू के जी किस बंदे को लगाना चाहिए। अब आपको पता है ना, लोग इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू कौन कर रहा होता है ये तो मुझे तो नहीं पता। आप ये जो बाकी लोग बैठे हुए हैं ये कोई उन्होंने से बता सकता है कि ये कहते हैं जी फलाना प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू होता है, मिनिस्टरों के इंटरव्यू होते हैं, ज़ाहिर है फिर कैबिनेट भी फाइनल करनी पड़ती है। तो अब हमें तो नहीं पता उनके इंटरव्यू कौन कर रहा होता है, कहाँ पे हो रहे होते हैं इंटरव्यू। तो कोई ये मैकेनिज्म तो सामने होना चाहिए ओपन। इसमें असल मसले मसाइल बढ़ते हैं हमारे मुल्क के अंदर से, कोई चीज़ जो है ना वो ओपन और ट्रांसपेरेंट नहीं होती जिसमें शूक व शबाज जो है वो जन्म लेते हैं। अब एक देखो ना, एक 25 करोड़ का मुल्क है, तो आज कितने दिनों से 15 नाम चल रहे हैं, कोई कहता है ये आ रहा है, कोई वो आ रहा है, कोई ये नहीं। और जाहिर हर जमात अपने अपने नाम लेकर आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इत्तेहादी ही आपस में एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। जदून साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, समी साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी समी साहब। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि मुल्क में ऑलरेडी अनसर्टेनिटी है, और ये जो PDM की गवर्नमेंट है इसकी अपोजिशन तो है नहीं। अपोजिशन भी कौमी असम्बली में एक जाली अपोजिशन है, PTI के वो लोग जिनको उन्होंने अपने साथ में ला लिया था, और ये हर काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इस वक्त कोई मुल्की मफादात के लिए तो ये काम कर नहीं रहे। ये तो अपना अपना फायदा देख रहे हैं कि इसमें किसको ज्यादा फायदा किस सूरत में नजर आएगा। नाम वो रखना चाहते हैं क्योंकि ये पता है कि इलेक्शन नहीं होने, लंबे अरसे के लिए ये गवर्नमेंट निगरान हुकूमत आएगी, आइन की ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल एक इस लिहाज से बेमायनी बात है कि ये जो केयर टेकर बनेंगे ये मुल्क में कोई सर्टेनिटी लाएंगे। आप भले हफीज शेख को ले आए, भले जलील अब्बास जिलानी साहब को ले आए, किसी को भी ले आए, लेकिन जो हालात हैं मुल्क के, जो मारूजी हालात हैं, जो इकोनॉमी है, जो डॉलर की जो कीमत है पाकिस्तान के अंदर, जो बेरोजगारी है, वो कोई ये तो तभी हो सकता है सब कुछ कि अगर आप 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करा के जिसको आवाम चाहते हैं उसको इक़्तिदार दे दें। वो काम तो इन्होंने करना नहीं। ये तो एक मसनूई सा निज़ाम बना के और उस पर मीडिया में चीजें ला के तो ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इख्तलाफ की भी खबरें हैं इनकी, ये सिर्फ ये कोई असूली इख्तलाफ नहीं है इनके। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में जो फिलॉसफी है वो बहुत मुख्तलिफ है और मैनिफेस्टोज मुख्तलिफ हैं, उनकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो इकट्ठे हैं सिर्फ इसलिए कि अगर वो एक दूसरे को छोड़ते हैं तो इक़्तिदार में नहीं रह सकते। तो ये जो कुछ भी है ये अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, दोबारा आने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुल्क में आम आदमी की जो जिंदगी है, जो आम हालात हैं, जो महंगाई है, जो मुल्क की मसाइल हैं, जो अदम इस्तेहकाम है, वो तो आने वाले दिनों में मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भले किसको मर्जी ये बना लें, क्योंकि इस निगरान हुकूमत की तरजीह इलेक्शन नहीं है। ये तो ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मरदमशुमारी मंजूर करके कि एक बहाने से ये इलेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं, और सबको पता है कि इलेक्शन को आगे क्यों ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी ये कर लें, मुल्क में इस्तेहकाम जो है सियासी, वो मुझे आता हुआ नजर नहीं आता, जो कि बहुत जरूरी है मुल्क में इक्तिसादी तरक्की के लिए। सही। तो खोड़ो साहब, जी खोड़ो साहब भी इस पर कुछ फरमाएं। खोड़ो साहब जी आप गुजारिश बिल्कुल करें, आप बिल्कुल करें। चलिए देखिए, बात सुने, हम इस चीज को खामखा बहस में ला रहे हैं। अच्छा। अगर नाम ज्यादा हैं तो शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे। प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन की मीटिंग अभी फॉर्मल हुई नहीं, हो सकता है ऑफ द कफ आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे, लेकिन फॉर्मेलिटी है। आइन में वजह कर दिया गया है तरीकेकार कि दोनों मिलेंगे तो ठीक है, नाम पेश होंगे तो ठीक है, कंसेंसस बनेगा तो ठीक है, अगर नहीं बना तो पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। पार्लियामेंट्री कमेटी भी अगर बना ना सकी तो इलेक्शन कमीशन जाएगा। सही। ये आईनी बात है, ये कोई इस तरह से कोई प्राइवेट
सिलसिला नहीं चल रहा। केयर टेकर होना है नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड। इलेक्टेड होता है आवाम की मर्जी के साथ, मेंबरान की मर्जी के साथ, जिसको मेजॉरिटी। थोड़ा सा इससे अगर एक पॉइंट और आगे चले जाएं तो केयर टेकर की मुद्दत भी आइन में बिल्कुल वाज़ेह है। एक सेकंड में आपसे अर्ज करूं, जब आप कहते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, वो भी आईनी है। अगर आईनी, इमरान खान ने मुसीबत पैदा कर दी कि उन्होंने 5 साल के बाद फिर सेंसस पैदा करा दिए। उन्हें तो 10 साल के बाद चाहिए थे, लेकिन ये तो इमरान खान की हुकूमत ने कहा था ना कि जी 5 साल के बाद हम सेंसस कराएंगे, डिजिटल कराएंगे, नई हल्का बंदियां होंगी, नए इलेक्शन फिर बाद में होंगे। मैंने नहीं किया फैसला, शहबाज शरीफ ने नहीं किया, इमरान खान की हुकूमत ने किया था। आप उसको भूल क्यों जा रहे हैं? आपने ये फड्डा शुरू किया 5 साल के बाद सेंसस पूरी करने का। सेंसस तब तक फॉर्मल होती ही नहीं है जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे फैसले में इत्तेफाक राय हो गया। इत्तेफाक राय जब हो गया है तो नई हल्का बंदियों के लिए टाइम चाहिए होगा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन कहती है जी 4 महीने, अगर वो कोशिश करे तो 3 महीने में भी हो सकती है, तो हो जाने दें। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा सवाल ये कि इलेक्शन कमीशन आए और आकर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले और बताए कि हम 60 से 70 या 80 दिन में या 90 दिन में इसको मुमकिन कर देंगे। जी जी, मेरी बात पूरी। अच्छा, मौका दें, अपनी बात आप जरूर मुकम्मल कर लीजिएगा। खोड़ साहब, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। आप इसे मुकम्मल करने दें, इसी नुक्ते से शुरू करेंगे। खोड़ साहब, अपना नुक्ता आप मुकम्मल कर लीजिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। गौस अहमद नियाजी साहब, निसार खोड़ो साहब, जहांगीर खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले खोड़ो साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे कि पुरानी हुकूमत का इनिशिएटिव था नई हल्का बंदियां और ये डिजिटल मरदमशुमारी, तो इस वजह से आप लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो खोड़ो साहब, सवाल भी मेरा ले लीजिएगा, अपनी बात भी आप मुकम्मल कीजिएगा कि पुरानी हुकूमत के तो कई ऐसे मनसूबे और इनिशिएटिव थे, जैसे बिलियन ट्री, सेहत कार्ड और इसके साथ साथ वो पनागाहें, शेल्टर होम्स उन्होंने कायम किए थे, वो सब या तो आपने रोक दिए या इस हुकूमत ने बंद कर दिए। तो फिर ये इस वाले मामले को क्यों ये हुकूमत आगे लेकर चल रही है? खामखा मामले को बढ़ा रहे हैं। आपने क्या देखा नहीं कि डिजिटल मर्दमशुमारी हुई? अगर उसकी डिजिटल मर्दमशुमारी हो गई है तो क्या ये मैं गैर हकीकत पसंदाना बात कर रहा हूं? आपके सबके सामने है कि हो गई। हो जाने के बाद काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट में आनी चाहिए थी। अरबों रुपए खर्च हुए थे। जब पाकिस्तान पे ताना मारा जा रहा था कि डिफॉल्ट करेगा, तब भी हमने खर्च करके मर्दमशुमारी करवाई है। डेटा है वो, पाकिस्तान में रहने वालों के बारे में इंफॉर्मेशन है वो। अगर वो हमने करवा दी है तो करवा दी है, इसमें कोई मैं ख्याली बात थोड़ी कर रहा हूं। सुनामी आया नहीं आया वो जाने, उसका काम जाने, वो काम हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा अलग चीज है। ये इंसान को काउंट करने की बात है, हम हैं कितने और क्या है। इस मर्दमशुमारी को आप ऐसे कह रहे हैं कि जी क्यों मर्दमशुमारी करवाई? मैं तो शुरू से एतराज कर रहा था कि जी मर्दमशुमारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछली हुकूमत की कैबिनेट ने फैसला किया था, उसमें आप हमें क्यों कह रहे हो यार? बात तरह सुनिए, जब अब हो गई है तो उसका कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तरीका यही है कि जी आया वो है या नहीं है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने कहा कि है, अगर है तो फिर हल्का बंदियां बननी है। ये भी आइन की पोजीशन है कि सेंसस हो जाने के बाद हल्का बंदियां होनी ही होनी है। अब होनी है तो हो जाने दो। सही, इलेक्शन का टाइम हो रहा है, असेंबली का टर्म पूरा हो रहा है। आप खुद ही कह रहे थे वो दोस्त की जी किसी को भी ले आए, मुश्किलात तो देख रहे हैं कि वो बढ़ जाएगी। तो मैं कह रहा हूं इमरान खान को भी कल ले आओ तो भी मुश्किलात हल नहीं होंगी, क्योंकि वो भी 3.5 साल उसने भी जाया किए, उसने मसाइल हल नहीं किए थे। अब जब हल नहीं किए थे तो फिर आप किसकी बात कर रहे हो? हमने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाना है जो केयर टेकर करे, डे टू डे मसाइल को हल करे। मुझे नहीं मालूम कितनी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की उनको अख्तियारात होंगे या नहीं होंगे, वो अपनी जगह पे अलग सी बात है। लेकिन पाकिस्तान में इनका आने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इलेक्शन करवाए जाएं। पिछली इलेक्शन का देख लो, कोई जज साहब थे प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के होते हुए इलेक्शन कमीशन ने अचानक ऐलान कर दिया आरटीएस सिस्टम में इमीडिएट इंफॉर्मेशन जाएगी। फिर आखिरी रात को आके कहा आरटीएस सिस्टम भी फेल हो गया, पाकिस्तान में फेल हो गया।
सारी दुनिया में चल सकता है। ये कब हुआ था? 2018 में। वो आप भूल गए? आरटीएस सिस्टम का फेल होना, पिछले उस केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की नाकामी क्यों न कहूं मैं, इलेक्शन कमीशन की नाकामी क्यों न कहूं मैं, ये सारी चीजें देख लो। आप खुद कंफ्यूजन फैला रहे हो, आप खुद अनसर्टेनिटी फैला रहे हो। पाकिस्तान की मुश्किलात केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं होती, वो चलता रहेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो सकती है। महंगाई का कम होना, तरीकेकार अख्तियार करना कि महंगाई कम हो, ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होती। आप इसको खामखा इस अंदाज से ले जा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। शुक्र करें कि टाइम पूरा हुआ, असेंबली पूरी हुई और इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आप इसको खुद मान नहीं रहे। हमने कोई असेंबली की टर्म एक्सटेंड नहीं की, जैसे कहा जा रहा था कि 1 साल हम बढ़ा देंगे असेंबली का टाइम, नहीं बढ़ाया ना, खत्म हो रही है ना। अब इसको आप पॉजिटिव लें कि हाँ जी असेंबली खत्म हो रही है और अब केयरटेकर हैसियत से आगे बढ़ेंगे और इलेक्शन हो जाएंगे। अक्टूबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, पाकिस्तान को इलेक्शन चाहिए। अगर 3 महीने इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए चाहिए तो इलेक्शन कराने के लिए तो सिर्फ 45 डेज चाहिए, 45 डेज, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो चलो इस पर अब हुकूमत की जो इस वक्त सबसे बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, गौस साहब से जान लेते हैं कि गौस साहब आपके जिस भी वजीर से या किसी पार्टी रहनुमा से बात करते हैं तो उनके पास भी कोई एक्चुअल डेट नहीं है कि ये कब होने जा रहे हैं इलेक्शन। निगरान सेटअप आ जाएगा, उसके बाद वो कितनी मुद्दत तक रहेगा। अब जाहिर आइन इस हवाले से जो कहता है वो तो मैं जहांगीर साहब से जानूंगा, लेकिन आप जरा जी खोड़ साहब, मैं गौस साहब से सवाल कर रहा हूँ, आप मुख्तसर मुकम्मल कर लें जरा। हाँ, मैं मुख्तसर ही करूंगा। आपने कहा कि जी मैं आ जाऊं टीवी पर, मैंने नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगी कि मुझे कितना टाइम दरकार है नई हल्का बंदियां करने का। वो कल से भी शुरू कर सकती है काम, नोटिफिकेशन निकल चुका है, कल से काम शुरू करती है। उसको अनाउंस करना चाहिए कि मुझे 3 महीने चाहिए या 4 महीने चाहिए। उसके अंदर हल्का बंदियां होनी है, फिर उस पर ऑब्जेक्शन होनी है और उस पर फैसले होने हैं। इस सारे पीरियड को आउटलाइन करेगी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शन कराने का। इलेक्शन डेट देने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इलेक्शन कमीशन को है, सही, सदर साहब को नहीं है। सदर पाकिस्तान जी, वो बिल्कुल वो कानून साजी आप लोगों ने कर दी। तो गौस साहब जी, गौस साहब अब बताइएगा। होता था पहले भी इलेक्शन कमीशन का होता था, ये ज़ियाउल हक ने अपने आप को दिए थे पावर। ज़ियाउल हक ने कहा था कि मुझे पावर होना चाहिए कि इलेक्शन की डेट मैं दूंगा। हमने छीन लिए, हमने छीन के और इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटी दी, हमने उसको और ज्यादा मजबूत किया है। इलेक्शन कमीशन को जो एक बाकायदा इदारा है, वो इदारा जो इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी उठाता है, हमने उसको मजबूत किया है। सही, तो गौस साहब ये इतना मजबूत कर दिया आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को कि फिर उसने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। केपी और पंजाब में हम हाल देख रहे हैं। अब मरकज में क्या होने वाला है? कितने महीने या कितने साल इंतजार करना पड़ेगा आम इंतखाबात के लिए? करो इलेक्शन कमीशन का इंतजार करो। थोड़ा सा ये गौस साहब से सवाल है। जी गौस साहब जी, मैं एक बात बताता हूँ कि पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन हो ही नहीं सकते। पंजाब सिंध में तो हो जाएंगे, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में नहीं हो सकते। आपको पता है कि वहाँ जो 17 की मरदमशुमारी थी, उसमें सिंध और बलूचिस्तान के रिजल्ट जो है वो प्रोविजनल हैं, वो कंफर्म नहीं हुए। तो हमने तो 17 में जो 18 में इलेक्शन होते तो हमने आईन तरमीम की थी कि 1 टाइम जो है प्रोविजन लिस्टों पर इलेक्शन करा दिए जाए। आइन में ये प्रोविजन नहीं है कि जी रिजल्ट कंफर्म भी ना हो और फिर वैसे इलेक्शन करा दे। तो इलेक्शन होंगे तो नई मरदमशुमारी भी हो गए, उस पर हमारी ये कोशिश होगी और हमारे इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इतने शॉर्ट टाइम में हल्का बंदियां हो सकती हैं वो करें और फिर जाकर हम इलेक्शन में जाएं। कि हमारा मुल्क जो है जिस लेज पे खड़ा है, ये अभी इलेक्शन इसका हाल है कि जवाम जिसको मैंडेट दें ताकि आगे मुल्क चले। अब दूसरे जो बाहर से इन्वेस्टर हैं, जो मुल्क के अंदर के इन्वेस्टर हैं, वो सारे देख रहे हैं कि नेक्स्ट हुकूमत कौन सी आती है और फिर उसका क्या उस पर ताकि उसके मुताबिक वो चलना चाहते हैं। सऊदी अरब है, यूएई, हमारे जो बाहर से मुस्लिम दोस्त हैं, वो भी उसी हुकूमत को देख रहे हैं कि नेक्स्ट हुकूमत किसकी आती है। तो मेरे ख्याल में जितनी इलेक्शन हमारी ये कोशिश होगी और हमारी रिक्वेस्ट भी होगी, हम अपने तौर पर जितना भी इलेक्शन कमीशन पे और बाकी पीपल्स पार्टी यदि हमारी मीडिया जमाते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना शॉर्ट टाइम में हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाए, उतने इलेक्शन हो जाए। महीना अगर लेट भी हो जाए तो ऐसी मरदमशुमारी, अब ये ऐसी मरदमशुमारी हुई डिजिटल जिस पर तमाम सियासी पार्टियों का कंसेंसस है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर इसको बेस बना के इलेक्शन होते हैं तो मेरे ख्याल में फिर वो इलेक्शन के रिजल्ट भी लोग कबूल करेंगे और आगे मुल्क भी हमारा चलेगा। क्योंकि 17 की मरदमशुमारी को एमक्यूएम बाकी रिजेक्ट कर दिया था, तो अब तो सब राजी हैं। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इलेक्शन भी शफाफ होंगे
और मुल्क हमारा आगे चलेगा। हमें इस थोड़ा सब्र करने की जरूरत है, स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहिए। और इंशाल्लाह इलेक्शन मेरा ख्याल है जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा। इससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है। उसकी वजह ये भी है कि जी सेनेट की जो बयान है वो 11 मार्च तक है। उसके बाद अब चेयरमैन सेनेट जो है वो केयर बनेगा, कायम मकाम प्रेसिडेंट, तो 11 मार्च के बाद फिर शायद स्पीकर बन जाए। लेकिन मेरे ख्याल में हमें इतना डिले करने की क्या जरूरत है। तो मार्च 11 मार्च यानी महीना डेढ़ महीना अगर आगे भी चला जाता है तो सियासी जमातों को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जहांगीर जदून साहब, कानून और आइन इस हवाले से क्या कहता है? अब ये कुछ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रही कि इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियों के लिए कुछ वक्त ज्यादा लेगा और उस दौरान वो मुद्दत गुजर जाएगी जो कि आइन में 60 से 90 दिन की वाजे है केयर टेकर गवर्नमेंट की। तो फिर इस सिलसिले में क्या कहता है आइन और कानून और आइन के, वो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट वो कंटिन्यू करती रहे, कोई उसमें एतराज नहीं है आइन को? नहीं, देखिए अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हो गई है कि आप एक तरफ जब असम्बली आप डिसोल्यूशन की तरफ जा गए हैं तो वो तो 90 डेज है, अगर असम्बली मुद्दत पूरी करती है तो वो क्लियर कट लिखा 60 डेज है। लेकिन अभी जो इन्होंने CCI की मीटिंग में नोटिफाई कर दी है डिजिटल मरदमशुमारी, तो उसमें आइन फिर ये भी कहता है कि अगर आप नोटिफाई कर दें तो लास्ट जो सेंसस होती है वो नोटिफाई होती है इलेक्शन उसके मुताबिक होंगे। अब इन्होंने नोटिफाई कर दी, अभी गजट भी आ जाएगा। तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक शिक ये कहती है कि नोटिफाई जो होगा मरदमशुमारी इलेक्शन उसके मुताबिक होंगे। फिर उसके अंदर ये भी है कि आप सीटें जो आप ये कहते हैं सीटें नहीं बढ़ेंगी, सीटें ये नहीं बढ़ा रहे, तो ये कहते हैं डीलिमिटेशन कर रहे हैं। तो अब डीलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन जो है ये उसका मैंडेट है सेक्शन 17-18 में इलेक्शन एक्ट के तहत भी, और वो कितने अरसे में करता है, कितने महीने में करता है, 1.5 महीने में करता है। तो ये ऑब्वियसली जो लग ये रहा है कि अब ये जो मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें जो है इलेक्शन 90 डेज में पूरे होते हुए नजर नहीं आते। तो जहांगीर साहब, ये जो मैंडेट दिया गया आइन में इलेक्शन कमीशन को, उसमें उसका टाइम फ्रेम नहीं मेंशन? नहीं, इलेक्शन कमीशन को तो मतलब है वो तो ये है कि आपने अगर असेंबली खुद डिसॉल्व हो गए 60 डेज में, नहीं डीलिमिटेशन की सूरत में अगर ये नई हल्काबंदियों की तरफ डीलिमिटेशन का तो 4 महीने का टाइम है कि आप 3 महीने हो गए और फिर 1 महीने उन पे जो ऑब्जेक्शन आते हैं, तो लेकिन वो उसको कट डाउन कर सकता है इलेक्शन कमीशन कि जी आप जो है इसमें 2 महीने इसमें लगा लें और 15 दिन आखिर में 20 दिन जो डीलिमिटेशन पे जो हियरिंग होती है, जो ऑब्जेक्शन होते हैं लोगों के, वो सुन ले। तो इसमें अब इलेक्शन कमीशन की हुआ, क्योंकि अभी जो जितनी भी पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनली भी और लॉ के तहत भी वो सारी इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो इलेक्शन कब कराता है। सही। तो अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह रेडी है कि उसको जो कराना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। इलेक्शन सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा इलेक्शन हो जो तमाम स्टेक होल्डर को एक्सेप्टेबल हो कि ये इलेक्शन फेयर हुआ है, ट्रांसपेरेंट हुआ है और ऑनेस्टली कंडक्ट हुआ है। अब मेरे ख्याल में तो नहीं होने चाहिए आगे पीछे, लेकिन अगर चले 1 महीना या 1.5 महीना आगे भी हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो इसको अलाउ नहीं करता। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतना इबाम पैदा हो गया है, कंफ्यूजन पैदा हो गई है कि CCI का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जी कि सेंसस डिजिटलाइज हो गई है। अब उसमें आप डिजिटलाइज सेंसस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, गजट हो जाएगा, तो फिर इलेक्शन तो कहते हैं उसके मुताबिक हो। और ये तो आइन का आर्टिकल 51(5) है, उसमें ये कहते हैं कि सीटें भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं आप सीटें नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि आप जो पहला इलेक्शन हुआ था उसमें सीटें का पार्टिकुलरली सब। तो इसका मतलब जरूर साहब क्या बॉल इस वक्त टोटली इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है? तो समी साहब, अब जब इलेक्शन कमीशन को इल्म है कि ये सब चीजें, ये मरदमशुमारी को 1-2 दिन का तो काम नहीं है, तो बहुत पहले से सिलसिला चल रहा था, तो इलेक्शन कमीशन को तो जो अभी अपना होमवर्क कंप्लीट रखना चाहिए। आपने मेरी बात सुने अरबाब, बात सुने, ये सब टोटली गैर कानूनी है। अच्छा। ये जो भी अभी सियासतदान भी जो फरमा रहे हैं, अगर सीट बढ़ानी है डीलिमिटेशन के नतीजे में तो वो बढ़ नहीं सकती जब तक आईनी तरमीम ना हो। ये तो उन्होंने मजाक बना दिया है। अब ये क्योंकि ज़ियाउल हक तो 90 दिनों के लिए कह के आया था और वो एक डिक्टेटर था, तो उसने हुकूमत पर कब्जा कर लिया। गौस साहब कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे, एक लाइन उनकी ले लेते हैं फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। जी गौस साहब। वो तो जितनी मर्जी लाइनें लें उनकी आप। जी गौस साहब क्या कह रहे हैं? जी बात यह है कि आपकी बात ठीक है कि 90 डेज में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आइन में यह भी दर्ज है कि अगर नई मरदमशुमारी हो जाए तो उसके मुताबिक हल्काबंदी हो जाए, ये भी आइन में दर्ज है। तो क्यों ना नहीं हल्काबंदियां होंगी, लेकिन वो जो नंबर ऑफ सीट्स है वो अगर आईनी तरमीम ना हो तो वो नहीं हो सकती। तो पार्लियामेंट तो है नहीं, फिर आईनी तरमीम कैसे होगी? तो ये तो इबाम आप लोग खुद पैदा किया ना आपकी गवर्नमेंट ने। ये तो आप 16 महीने से गवर्नमेंट में है, तो आपने करवा लेते आप पहले इसको सारा, आपने तो करवाया ही नहीं उसको, क्योंकि आप इलेक्शन चाहते ही नहीं थे। दैट इज द रीजन। तमाम सियासी पार्टी हवसात थे, 15 अप्रैल को मुकम्मल हुई थी, फिर 15 दिन एक्सटेंड किएगा, फिर 15 दिन पंजाब में आपने करवाए, KP में करवाए 90 दिनों में इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, फिर भी नहीं करवाए आपने। तो आइन तो आपके नजदीक जहां पर आपकी मर्जी की बात हो वो आइन ठीक है,
और जहां पर जो आइन में लिखा हुआ है वो आपको सूट नहीं करता तो आप कहते हैं जी वो हमने नहीं करता। अब ये प्रॉब्लम आ गया, तो इसमें फिर हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो क्यों आप पहले 3 साल 3.5 साल क्यों बात सभी तोड़े, वजह क्या है? परवेज इलाही ने आप तो हर चीज जो है ना, नाकामी बुराई वो पिछले रिजीम पे डालते हैं, पीटीआई पे डालते हैं। अभी मैं सुन रहा था वो कह रहे थे पीटीआई ने क्यों कंसेंसस करवाए। भाई अगर पीटीआई ने क्यों गलती की थी तो आप क्यों कर रहे हैं, आप रोकते हैं उसको। जहां तक पहुंचा है आपकी अना की वजह से। अब परवेज इलाही ने अगर इतमाद का वोट दिया था तो उस क्या उस्ताद पड़ी थी कि अगले दिन खा के सबनी तोड़ गई। ये कहाँ की इंसान बात ये है कि आप लोग इलेक्शन तो जीत नहीं सकते, अगर इलेक्शन जीत सकते हैं तो सामने करवा दें आके। ये सारा कारखाना इसलिए चला रहे हैं, आपको पता है आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो ये आइन के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आप बैठ के सोचते हैं, आप ग्रास रूट पे आप देखें कि कितनी लोगों की सोच में तब्दीली आई है। लोगों करवा देना इलेक्शन, अगर लोगों की सोच में तब्दीली है तो क्यों नहीं करवाते आप इलेक्शन? तो करा रहे हैं ना इलेक्शन। कहाँ करवा रहे हैं आप इलेक्शन? निगरान को बढ़ा दो, उसको कर दो, इसको कर दो, कौन इलेक्शन करा रहे हैं? आप इलेक्शन थोड़ी करा रहे हैं भाई। 90 डेज में अगर 90 डेज पे इलेक्शन हो जाते हैं बिल्कुल खत्म हो गया। बड़ी माजरत समी साहब, गौस साहब, इस बहस को किसी आने वाले दिन इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। निसार खोड़ो साहब और जहांगीर हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।